नमस्कार, मैं हूं पीडी रामकृष्णा। आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल में मस्ती की पाठशाला, और आप देख रहे हैं GSGK 365। आज इंटरनेशनल रिलेशंस, सिक्योरिटी पोस्चर एंड पावर प्रोजेक्शन के बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक है जापान और चीन के बारे में। चीन भारत के साथ लद्दाख में और गलवान वैली में भिड़ रहा है। केवल भारत के साथ ही ऐसा नहीं कर रहा है, चीन ने अपना कारनामा जो है जापान के साथ भी कर रहा है। जापान के साथ भी उसके संबंध जो है बिगड़ रहे हैं, और इसके लिए जापान ने एक आंसर लाया है। जापान डेवलप स्टेल्थ मिसाइल ASM-3 टू काउंटर चाइना's PLA नेवी। तो चाइना का जो इकोनॉमिक राइज है चीन को अपनी सामरिक शक्ति बढ़ाने में मदद कर रहा है। उसके चलते उसने अपनी नौसेना की ताकत काफ़ी बढ़ाई है, और अभी अभी जो है उसके एयरक्राफ्ट कैरियर जो है सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर के ट्रायल भी चल रहे हैं, और प्लस उसने एक लाइव फायर ड्रिल किया हुआ है। तो सीधा सीधा जापान को संदेश देने के लिए किया हुआ है। उसकी लाइव फायर ड्रिल चल रही है, वॉर गेम्स चल रहे हैं साउथ चाइना सी प्लस ईस्ट चाइना सी में। ठीक है, देखते हैं जापान ने उसके लिए किस तरीके से आंसर किया हुआ है, कैसे उसको रोकने के लिए अपने टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है। हम इसी के बारे में देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। जापान भारत के बहुत नज़दीक आया, और उसके बाद फिर भारत और अमेरिका इनकी दोस्ती काफ़ी गहराती गई, और धीरे धीरे भारत, जापान, अमेरिका और साथ में ऑस्ट्रेलिया मिल गया। इनको मिला के क्वाड करके एक तैयार हो गया। क्वाड मतलब 4 लोगों का गठजोड़। इनको नज़दीक आने के लिए और नज़दीकी इनकी बढ़ने के लिए कारण चाइना ही है। ठीक है, चीन ने ही ऐसा इन सारे राष्ट्रों को मजबूर किया, और चीन की जो विस्तारवादी जो नीति है, एक्सपांशनिस्ट जो नीति है, वही इन राष्ट्रों को एक साथ लाई है। भारत और अमेरिका साथ में आकर मलाबार एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हो गए, और उसके साथ जापान ने भी अपना योगदान देना शुरू कर दिया। भारत, जापान और अमेरिका तीनों मिलकर जो है पूरे हिंद महासागर प्लस प्रशांत महासागर में, पैसिफिक महासागर में अपने नौसेना के जरिए चीन के विस्तारवादी नीति को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, साउथ चाइना सी और ईस्ट जापान सी, ठीक, ईस्ट जापान सी और ईस्ट चाइना सी जो है वो प्रशांत महासागर का ही एक हिस्सा है। चीन की अभी नीति रही है कि अपने इल्लीगल क्लेम करना है। साउथ चाइना और ईस्ट चाइना सी में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्लेम किए हुए और आर्टिफिशियल आइलैंड्स क्रिएट किए हुए। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि चीन की विस्तारवादी नीति है, और वो बाकी राष्ट्रों के लिए काफ़ी खतरनाक है। जापान के साथ भी चीन के संबंध अच्छे नहीं है, और इसका उत्तर जो है देने की कोशिश की है, और तीनों राष्ट्रों ने साथ में मिलकर, ठीक है, तीनों राष्ट्र साथ में आए। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में हमारे प्रधानमंत्री, जापान के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति साथ में आए हुए। इन्होंने मिलकर एक गठजोड़ बनाया जिसको मलाबार कहते हैं। मलाबार ये नेवल एक्सरसाइज का नाम है जो हर साल कंडक्ट की जाती है, ठीक है, इंडियन ओशन में। और इसको साथ देते हुए अमेरिका ने पिछले साल ही अपने पैसिफिक कमांड का नाम चेंज करके इंडो पैसिफिक कमांड करके रख दिया, क्योंकि अमेरिका का भारत के साथ होना और जापान को साथ देना एशियन कंट्री के साथ सीधा सीधा चीन को चुनौती है। ठीक है, चीन जो है पूरी तरीके से इस गठजोड़ को उसके खिलाफ मानता है, और जो है अभी तक ऑस्ट्रेलिया को इसके साथ जुड़ने से रोक रहा था। लेकिन इस साल से 2020 से ऑस्ट्रेलिया मलाबार एक्सरसाइज में ज्वाइन होने जा रहा है। उसको आधिकारिक तौर पे भारत ने निमंत्रण दिया हुआ है, और ऑस्ट्रेलिया से हामी भर दी गई है कि वो अभी इसके बाद मलाबार एक्सरसाइज में क्वाड के रूप में ज्वाइन हो जाएगा। ये जो एक्सरसाइज है सीधा सीधा चीन के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये एक गठजोड़ है चीन की विस्तारवादी नीति को रोकने के लिए। चीन जिस तरीके से साउथ चाइना सी में आगे बढ़ता जा रहा है, अलग अलग छोटे छोटे आइलैंड पर मिलिट्री स्टेशन बना रहा है, वहाँ पर मिसाइल्स की तैनाती कर रहा है, एयर स्ट्रिप बना रहा है,
और वहाँ पर एरोप्लेन्स की तैनाती कर रहा है। फिलीपींस से लेके ब्रुनेई से लेके फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर तथा जापान और ताइवान, इनकी ज़मीनों के ऊपर कब्जा करने की चीन की नीति है। इनके समुद्री जितने भी साजो सामान है या फिर समुद्र में जो मिलने वाली जो असेट्स है उसके ऊपर भी चीन अपना दावा कर रहा है। जापान के साथ कहाँ पर चीन का विवाद है देखते हैं। यह है जापान का नक्शा। यहाँ पर देख सकते हैं जापान के आइलैंड्स, जापान के नॉर्थन मोस्ट आइलैंड है हकाइडो, ठीक है। उसके बाद फिर हॉन्शो, शिकोको, काइशू और राइकू। इसके बाद जो है नीचे आते वक्त जापान की सीमा जो है, समुद्री सीमा ताइवान से जुड़ती है। वहाँ पर एक आइलैंड है शिंकोको आइलैंड है, जिसको डाइकू करके चाइनीज़ टर्मिनोलॉजी में कहा जाता है। चाइनीज़ नेम डाइकू है, जापानीज नेम शिंकोको है। इस आइलैंड को लेकर जापान और चीन के बीच में विवाद है। हालांकि इस आइलैंड के ऊपर कोई रहता नहीं है। यह आइलैंड जो है इनहैबिटेड आइलैंड है। चीन की विस्तारवादी नीति यही कहती है कि इस आइलैंड को हथिया लो और वहाँ पर अपनी एक मिलिट्री पोस्ट बना लो, जिसके तहत वो पूरे एरिया को डोमिनेंस कर सके और हर जगह पर अपनी प्रभु संपदा जो है सबके ऊपर आजमा सके। सभी को दबाने की कोशिश कर रहा है चीन। देखते हैं इस आइलैंड में क्या है, ठीक है। बोन ऑफ कंटेंशन मेन जो है दोनों राष्ट्रों के बीच में एक ही प्रॉब्लम है, शिंकागो आइलैंड। उसके बाद आता है ईस्ट चाइना सी क्लेम। चीन जो है ईस्ट चाइना सी में, जो जापान का वेस्ट सी बोला जाता है, वहाँ पर अपने क्लेम बढ़ाता जा रहा है हर आइलैंड्स में और समुद्री असेट्स में जो है अपनी रुचि दिखा रहा है, क्योंकि समुद्र में काफ़ी ज़्यादा तेल का खजाना है और बहुत सारे ऐसे खनिज संपत्ति है जो अभी तक एक्सप्लोर की नहीं गई है। चीन उसको भी एक्सप्लॉइट करने के फिराक में है, इसलिए अपने क्लेम्स ज़्यादा बढ़ाता जा रहा है और अपने क्लेम को ट्रेडिशनल क्लेम्स बताता है। तथा हांगकांग के साथ भी अभी जो नया लॉ पारित किया गया है उसको लेकर भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, क्योंकि हांगकांग में जापान का काफ़ी निवेश है। जापान के 112 कंपनियां वहां पर है और 1800 से ज़्यादा कर्मचारी वहां पर काम करते हैं। हांगकांग में जो बदलती हुई स्थिति है वो जापानीज निवेश के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। और जापान और चीन के बीच में काफ़ी ज़्यादा ट्रेड डिफिसिट है। जिस तरीके से इंडिया और चाइना के बीच में है, उसी तरह से चाइना और जापान के बीच में काफ़ी ज़्यादा ट्रेड डिफिसिट है। चाइना की इकोनॉमी जापानीज इकोनॉमी को टेक ओवर करते हुए 3 गुना बढ़ चुकी है और जापान की टेक्नोलॉजी चीन के टेक्नोलॉजी के साथ और जापान के प्रोडक्ट चीन के टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट के साथ कंपटीशन में है। आमने सामने इकोनॉमिक टक्कर है और अभी जो ग्लोबलाइज पैंडेमिक जो हुआ है उसके कारण दोनों इकोनॉमीज टकराव के लिए आमने सामने है। इसी के साथ जो है चीन अपनी मिलिट्री पावर को आजमाते हुए सबको दबाने की कोशिश कर रहा है। ये है फिजिकल मैप ऑफ जापान और यहाँ पर आपको रेड सर्कल में दिखाई दे रहा है वो है शिंकागो आइलैंड। शिंकागो जापान है, उसी को डियागो करके चीन ने अपना नाम दिया है, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, PRC मतलब। और उसके ऊपर जो है ताइवान भी क्लेम करता है। ताइवान बोलता है कि ये हमारा आइलैंड है, जापान बोलता है कि हमारा आइलैंड है और चाइना कहता है कि ये ट्रेडिशनली उनका ही आइलैंड है। तो देखना यह है कि ये आइलैंड एक्चुअली किसका है। ट्रेडिशनली जापान इसके ऊपर काफ़ी क्लेम करता आया, जापानीज मछुआरे यहाँ पर विजिट करते आए काफ़ी पुराने सालों से। चाइना इसके ऊपर क्लेम कर रहा है कि ये चाइना की हद में है। एक्चुअली मुद्दा ये है इंटरनेशनल लॉज ऑफ सीज़ के हिसाब से जहाँ पर आपका आइलैंड है उसके 200 नॉटिकल माइल जो एरिया जो है आपका EEZ हो जाता है, ठीक है। और उसके कारण जो चीन इसके ऊपर दावा कर रहा है, छोटे छोटे आइलैंड को दावा करते हुए और वहाँ पर उनको काबिज करने के बाद चीन की जो समुद्री सीमाएं काफ़ी बढ़ जाएगी, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन काफ़ी बढ़ जाएगा और उसके बाद जो है चीन इसके ऊपर प्रभुत्व जो है पूरी तरीके से अपनी जो है प्रभुसत्ता कर सकता है, पूरी तरीके से डोमिनेंस कर सकता है। चीन ने और एक काम किया कि इस एरिया को यूनिलैटरली नो एयर जोन करके घोषित कर दिया है। वहाँ पर एंटी एयर मिसाइल्स लगा दिए हैं।
ये जो है जापान के लिए काफ़ी खतरा है, तथा ताइवान के लिए खतरा है, कोरिया के लिए खतरा है, साउथ कोरियन के लिए। अगर चीन ने यूनिलैटरली इसको नो एयर जोन घोषित कर दिया है तो वहाँ से जाने वाली जो फ्लाइट्स है उसके लिए भी काफ़ी खतरा है। चीन कभी भी उसको विदाउट वार्निंग गिरा सकता है क्योंकि इसने डिक्लेयर किया हुआ। ये भी एक मुद्दा है इसके बीच में। अभी अभी जो हाल ही में क्या हुआ है कि चीन ने अपनी जो नेवी को इस इलाके में भेजा था और वहाँ पर जापानीज ने 67 नेवल शिप्स और चाइनीज़ कोस्ट गार्ड शिप्स को वहाँ पर घूमते हुए देख पाया गया। चीन अक्सर अभी भेज रहा है और अपने जो मिलिट्री असेट्स को वहाँ पर इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, मिलिट्री मसल्स को दिखाते हुए वहाँ पर अपने क्लेम को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। साउथ चाइना सी में भी वही काम कर रहा है और ये जो है ईस्ट चाइना सी में भी वही काम कर रहा है। जापानीज डिफेंस मिनिस्टर ने इसका काफ़ी विरोध किया है और जापानीज सेक्रेटरी भी कहते हैं कि शिंकाकू जो है वो जापान का ही आइलैंड है और किसी भी हाल में वो अपनी टेरिटरी को पूरी तरीके से रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। और उसी के रिस्पांस में जो है चीन के विदेश मंत्रालय ने एक स्टेटमेंट दिया। चीन के विदेश मंत्रालय कहते हैं कि वो शिंकागो आइलैंड नहीं है, वो डायायू आइलैंड है। डायायू आइलैंड है जो कि चाइनीज़ ट्रेडिशनल नेम है और चाइना का ट्रेडिशनल उसके ऊपर अधिकार है। अधिकार होने के चलते चाइना जो चाहे वो कर सकता है वहाँ पर। चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी और चाइना के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनका ये कहना है, उनका ये स्टेटमेंट है। ये है चाइनाज़ डेली का कटिंग। नेवी टेस्ट इट्स कैपेबिलिटी ऑफ ईस्ट चाइना सी ड्रिल। चाइनीज़ नेवी ने लाइव फायर ड्रिल किया है ईस्ट चाइना सी में और चाइनीज़ नेवी कंटिन्यूसली डूइंग इट एंड कंटिन्यूस शोइंग देयर प्रेजेंस। वो अपने प्रेजेंस काफ़ी बड़ी मात्रा में उस इलाके में दिखा रहे हैं। चाइना कहता है कि मेरे को काफ़ी खतरा है और चाइनीज़ मिलिट्री वर्ल्ड पीस के लिए है, लेकिन चाइना हमेशा आग दिखा रहा है, सभी को आग दिखाने का काम कर रहा है। चाइना ऐसे कहता है कि वो जो आइलैंड है ताइवान और कोरिया, जो कोरिया भी उसके ऊपर क्लेम करते हैं, वो उनका क्लेम पूरी तरह से खारिज कर रहा है। इसकी वजह से जापान काफ़ी एंगर में है। चाइना ने उसके ऊपर एयर कैपिंग जोन भी लगाया हुआ है और जो है अपने रडार्स वहाँ पर बहुत सारे आइलैंड्स पर सिचुएटेड कर दिए हैं और एंटी एयर मिसाइल्स को भी लगा दिया है, जिसकी वजह से ये मुद्दा काफ़ी गर्म आ गया है। तो जापान को कुछ ना कुछ तो करना होगा अपनी ज़मीन को बचाने के लिए, अपने आइलैंड्स को बचाने के लिए। तो जापान ने चीन की बढ़ती हुई सामरिक शक्ति को रोकने के लिए अब टेक्नोलॉजिकल एक आविष्कार किया हुआ है या फिर एडवांसमेंट किया हुआ है अपने मिलिट्री स्ट्रेंथ में। ओके, जापान ये काम जो है बहुत पहले से कर रहा है। ये 2015 का कटआउट है। चाइना का जो मिलिट्री प्रेजेंस को रोकने के लिए जापानीज़ भी अपने मिलिट्री जो है उसको बढ़ा रहे हैं। ये शिंजो एबे की पॉलिसी है कि मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाना है। द स्टेट रिलेशनशिप simmering of something, it is low. Okay, in 2018 Japan was among the first countries to follow the US in banning Chinese। और एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था कि जापान ने 5G जो है हुवई से आने वाला जो नेटवर्क है उसको बैन कर दिया। इन द लास्ट वीक ऑफ जून द जापानीज हेल्ड अ जॉइंट नेवल एक्सरसाइज विद इंडिया, जो है इंडिया के साथ मलाबार एक्सरसाइज कंडक्ट की गई और जिसके आंसर में चाइना ने अपना जो है लाइव फायर एक्सरसाइज कंडक्ट किया। चाइना भारत के साथ जो है लद्दाख में आमने सामने पर है, दोनों सेनाएं आमने सामने हैं, आई बॉल टू आई बॉल है। नेवल ड्रिल जो है उसी का एक आंसर है। जापानीज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मूव क्लोजर टू द ऑपरेशनलाइज ASM-3। तो इसलिए जापानीज मिनिस्ट्री ने एंटी शिप मिसाइल 3 को ऑपरेशनलाइज करने का जो है ठान लिया है और यही चीन को जो है साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी में अपने जो विस्तारवादी नीति को रोकने के लिए जापान का उत्तर है। यह है एडवांस मिसाइल का एक प्रोटोटाइप फोटो। जापान डेवलप अ स्टेल्थ मिसाइल दैट कैन बी आउट गन चाइनाज डिफेंस सिस्टम एंड एनिहिलेट वॉरशिप्स। चाइनीज़ वॉरशिप को डायरेक्ट कर सकता है। चाइना की जो नेवी जो बढ़ रही है, उसकी सामरिक शक्ति बढ़ी है, उसको सीधे सीधे रोकने के लिए जापान ने ये जो है स्टेल्थ मिसाइल को डिज़ाइन किया हुआ, एंटी शिप मिसाइल डिज़ाइन किया हुआ। एंटी शिप मिसाइल जो है वो डिज़ाइन किया हुआ मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज़ ने। आपको ये नाम याद रखना है, मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज़ ने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। इससे पहले एंटी शिप मिसाइल 1 और एंटी शिप मिसाइल 2 भी उन्होंने डेवलप किए थे। मित्सुबिशी F2 करके जो प्लेन है उसके ऊपर इसको माउंट किया जाएगा और इसकी ऑपरेशन कैपेबिलिटी बढ़ाई गई है।
जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्सेस इसको ऑपरेट करेगी। मार्च 2019 में इसका पहले परीक्षण किया गया था। उसकी रेंज जो 400 किलोमीटर तक बढ़ाई गई और उसका स्पीड जो 220 नॉटिकल माइल से बढ़ाकर 250 नॉटिकल माइल तक बढ़ा दिया गया है। उसकी रेंजेस एनहांसमेंट करने का काम जापान ने किया हुआ है, जो ASM-2 था और ASM-1 था। डिस्पाइट इट्स डेवलपमेंट बीइंग द कंप्लीटेड इन 2017 में ही इसका कंप्लीट हो चुका था। द मिसाइल वाज नॉट डेवलप्ड बिकॉज ऑफ इट्स रेंज 200 किलोमीटर वाज डीम्ड टू बी शॉर्ट। पहले जो उसकी रेंज थी 200 किलोमीटर थी, इसलिए उसको डिप्लॉय किया नहीं गया था। तो जापान ने जो है इसको डिप्लॉय करने का सोचा है, क्योंकि उसकी रेंज जो है 400 किलोमीटर तक बढ़ चुकी है। एक्सटेंडेड रेंज इसको बोलते हैं बियॉन्ड विजुअल रेंज। बियॉन्ड विजुअल रेंज इसकी बढ़ चुकी है, मतलब रडार के और विजुअल रेंज से बाहर ये टारगेट्स को पिकअप कर सकता है। द एक्सटेंडेड रेंज इज बिलीव्ड टू बी द डेवलप इन रिस्पॉन्स टू द काउंटरिंग द चाइनाज नेवीज लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस। चाइनीज़ नेवीज का लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस है, क्योंकि हाल ही में चाइना ने स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को डेवलप किया हुआ है। J-20L करके स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, जिसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा है। चाइना बॉम्बर और लैंडिंग एयरक्राफ्ट भी डेवलप कर रहा है, और उन्होंने अभी हाल ही में वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट एम्फीबियस एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस किया हुआ है। इसके चलते चाइना की विस्तारवादी नीति को सीधे सीधे भापा जा सकता है, और उसी को रोकने के लिए जापान ने एक स्टेल्थ मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल बनाई हुई है। द मिसाइल में भी यूज बाय द F-2 सक्सेसर वंस द एयरक्राफ्ट रिटायर्स इन 2030। ठीक है, 2030 में F-2 रिटायर होने वाला है, जो मित्सुबिशी ने बनाया था, और उसकी जगह जो है F-35 लेने वाला है, जो अमेरिका से जापान अभी खरीद रहा है। ठीक है, इन दिसंबर 2019 जापानीज डिफेंस मिनिस्टर सिक्योर्ड 10.3 बिलियन युआन टू अपग्रेड दिस मिसाइल। इसके लिए जापान ने 10.3 मिलियन युआन का इन्वेस्टमेंट किया है। ये अभी कैसे काम करता है देख सकते हैं। ये जो मिसाइल है एयरक्राफ्ट के ऊपर माउंट होता है, और एंटी एयर मिसाइल्स को चकमा देने के लिए इसको सी सरफेस से जो है ज़्यादा दूरी नहीं, जस्ट कम ऊंचाई पर ही इसको लॉन्च किया जाता है। और एक्चुअली ये जो है सी होमिंग मिसाइल है, मतलब अगर लहरें ऐसी ऊपर नीचे उठ रही है तो उसके साथ ये ट्रैवल करेगा, सी होमिंग करेगा, और बिलो रडार रेंज में आएगा। ये देख रहे हैं, ये रडार रेंज है। जो शिप के ऊपर जो माउंटेड रडार है वो सरफेस टू एयर मिसाइल्स के लिए काफ़ी मारक क्षमता बढ़ाते हैं, जो शिप के ऊपर से दागी जाती है मिसाइल। ओके, और उसको जो रोकने के लिए और उसको डाइवर्ट करने के लिए लो फ्लाइंग करके इस मिसाइल को दागा जा सकता है, जो सी होमिंग करते हुए सीधा शिप को टारगेट करेगी। ठीक है, अभी ये ASM क्या है और कैसे काम करता है। ये इसका फुल फॉर्म है एंटी शिप मिसाइल। एंटी शिप मिसाइल ये गाइडेड मिसाइल से दैट इज डिजाइन फॉर द यूज ऑफ अगेंस्ट शिप्स एंड लार्ज बोट्स। मोस्टली एंटी शिप मिसाइल्स आर सी स्कीमिंग, जो समुद्र की लहरों के साथ ऊपर नीचे जो होने वाला जो इसका एबिलिटी है उसको सी स्कीमिंग बोलते हैं। एंड मैनी यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल गाइडेंस। इंटरनल गाइडेंस से फ्री टू वायर करके है। ये जो एंटी शिप मिसाइल है सबसे प्रथम जो है वर्ल्ड में जर्मनी ने डेवलप किया था, और उसको जो है 137 शिप्स के ऊपर दागा गया था। उसमें से 37 शिप्स जो इटली की थी और इटालियन US कॉम्बिनेशन जो फोर्सेस थी उसके ऊपर दागा गया था। स्पेशली US फोर्सेस में 37 शिप्स को सक्सेसफुली टारगेट किया गया था। फर्स्ट एंटी शिप मिसाइल जो है जर्मनी ने बनाई थी ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ओके, ये एक्टिव रडार होमिंग पर काम करती है। एंड अ गुड नंबर ऑफ अदर एंटी शिप मिसाइल यूज टू इंफ्रारेड होमिंग। इंफ्रारेड का भी यूज़ किया जाता है, रडार का और इंफ्रारेड का, टारगेट ढूंढने के लिए और उसको डायरेक्ट हिट करने के लिए। टू फॉलो द हीट दैट इज एमिटेड बाय द शिप। शिप के जो फनेल्स होते हैं वहाँ से हीट एमिट होती है गैस टरबाइन से, और उसको जो है ये फॉलो करता है। इसको हम हीट सीकिंग मिसाइल भी बोल सकते हैं। हीट सीकिंग पर भी काम करता है, और शिप वाइब्रेशन रडार को भी ये ट्रेस करता है। ठीक है, ये है एंटी शिप मिसाइल जो एक्चुअल है। ASM-1 और 2 का ये वर्जन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चाइनीज़ एयरक्राफ्ट, चाइना का जैसे जैसे पोस्चर आप चेंज होते हुए देख रहे हैं। ईस्ट चाइना सी में चाइनीज़ एयरक्राफ्ट कैरीज लीड्स टू लाइव कॉम्बैट ड्रिल इन ईस्ट चाइना सी। चाइना जैसे जैसे अपनी
सत्ता और प्रभुसत्ता जो है दूसरे ऊपर लादने की कोशिश कर रहा है और दूसरों की ज़मीनें हड़पने की कोशिश कर रहा है और दूसरों को डराने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए जापान ने ये एंटी शिप मिसाइल, वो भी स्टेल्थ वर्जन लेकर आया है और जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है। ठीक है, जब तक चाइना अपने ये चीज़ नहीं छोड़ेगा, बाकी सारे राष्ट्रों को इकट्ठा आकर इसकी जो विस्तारवादी नीति को रोकना होगा। जिस तरीके से जापान अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहा है, भारत ने जापान के साथ कोलैबोरेशन करना चाहिए और अमेरिका के साथ जो गठजोड़ है उसको और आगे बढ़ाना चाहिए। सामरिक तौर पे हमारे जापान के रिश्ते काफ़ी मजबूत है, स्ट्रैटेजिक लेवल पे इंडियन नेवी जापानीज़ नेवी के साथ काफ़ी अच्छी तरीके से तालमेल है, उस तालमेल को और आगे बढ़ाना चाहिए। जापान की टेक्नोलॉजी हमारे लिए काफ़ी कारगर बन सकती है, हमारे काफ़ी मदद कर सकती है। जापान हमारे लिए बहुत सारे वेपन्स डेवलप करके दे सकता है। हालांकि जापान खुद नहीं यूज़ कर सकता, लेकिन जापान हमें जो है दे सकता है, क्योंकि जापान के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिमिटेशन है, लेकिन जापान हमें बनाकर दे सकता है, जिसके बारे में शिंजो आबे हाल ही में बात कर रहे थे। अभी देखा जा सकता है जापान से हम लोग लैंडिंग एयरक्राफ्ट खरीद रहे हैं, जो कि एम्फीबियन एयरक्राफ्ट है, U2 प्लेन्स जिसको बोला जाता है, जो हाल ही में जल्दी से जल्दी आ जाएंगे, ताकि हमारी जो है कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी नौसेना की। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। आपको ये एपिसोड कैसे लगा इसके बारे में आप पक्का कमेंट में लिखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। बिफोर लिविंग प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। आपके कुछ सजेशन है तो पक्का लिखिएगा। ये नया इनिशिएटिव है, इसमें कुछ खामियां होगी, पक्का इस खामियों को सुधारिएगा और आपने दिए हुए सुझाव जो है हमारे लिए काफ़ी मूल्यवान होंगे। आप प्रोग्रेस करोगे, आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएंगे, इसी में हमें खुशी है। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे कूल एंड बी सक्सेसफुल। घर पे रहिए और पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। देश के इसी के हिसाब से काम में आते रहिए। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।